हेलो एंड वेलकम टू महिंद्रास विद मी और आप देख रहे हैं एग्जाम पर चर्चा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ को लेकर बहुत सारे सवाल आपके रहे हैं। बहुत सारे एपिसोड्स के जरिए हमने उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करी है, लेकिन आज का जो एपिसोड है वो बहुत खास होने वाला है। खास कई मायनों में, क्योंकि आज के एपिसोड में हम सब कुछ समराइज करने वाले हैं और जो कुछ भी आज आप सुनेंगे वो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की जुबानी सुनेंगे। यानी आज हमारे साथ एक सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे जिन्होंने आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन सभी एग्जाम्स को क्रैक किया और फाइनली वो बैंक में प्लेस्ड है। तो इनका इंटरव्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाह रहा हूं कि ये जो सेशन है ये आपके लिए कई मायनों में इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक सिलेक्टेड कैंडिडेट जरूर अपनी तरीके से बता सकता है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। आपके लिए एक बेहतर मोटिवेशन भी हो सकता है इस इंटरव्यू के जरिए। यानी आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने तैयारी करी है या जिस तरीके से इन्होंने अचीव किया है वैसे मैं भी कर सकता हूं। दूसरा ये कि आप इनके द्वारा किए गए कार्य प्रिपरेशन के दौरान उनसे कुछ सीख ले सकते हैं और उन चीजों को अपने प्रिपरेशन के दौरान इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो आइए चलते हैं, सीधे मिलते हैं हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट से। इसके आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैजनाथ शर्मा जी। शर्मा जी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और एक स्पोर्ट्स पर्सन होने से लेकर एक इंजीनियरिंग ड्रॉपर से लेकर भी कह सकते हैं एक बैंकर बनने तक की कहानी इनकी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ट्विस्टेड है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस सेशन के जरिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। वैजनाथ जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज के इस सेशन को हम सबसे पहले आपसे एक सवाल सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि वो कौन सा समय था जब आपने स्पोर्ट्स को छोड़कर ये डिसाइड किया और क्या रीजन था कि स्पोर्ट्स को छोड़कर अब हम तैयारी करेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, मैंने स्पोर्ट्स में क्रिकेट में खेलता था और मैंने यूपी ईस्ट को रिप्रेजेंट किया है। यूपी ईस्ट के लिए सर, मैंने आप फुटबॉल भी खेलते थे? हाँ सर, फुटबॉल मैंने स्कूल टाइम में खेला था और मैंने उस टाइम पे कमांड लेवल होता है हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, दक्षाई शिमला, और हमारे कमांड लेवल में मैचेस होते थे। अच्छा, आपका बैकग्राउंड आर्मी बैकग्राउंड है? हाँ सर, मेरे फादर आर्मी में जी आर्मी में थे, इसीलिए तो मैंने कमांड लेवल में रिप्रेजेंट किया अंडर 17 फुटबॉल में। और स्पोर्ट्स पर्सन तो था सर, मैं काफी स्पोर्ट्स खेलता था, पढ़ने में भी ठीक था सर। अभी वेट देख के लगता नहीं है? हाँ, अभी तो नहीं सर, क्योंकि पिछले ये पढ़ाई की वजह से हुआ क्या? हाँ सर, ये पिछले 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और तो वेट गेन किया? बहुत ज्यादा वेट गेन किया सर, लेकिन कोशिश है अभी कि इस साल इस पूरे को ठीक करना है। ठीक है, फिर क्या हुआ? सर, क्रिकेट में मैंने बता रहा हूँ यूपी ईस्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया और लेकिन सर जैसे हर क्रिकेटर की कहानी होती है कि एक समय आने के बाद चीजें रुक जाती हैं सर। ये सब जगह पे होता है, ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं। आप तो प्रिपरेशन किए, प्रिपरेशन में भी ऐसा रहा होगा? हाँ सर, रहा था। तो कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा था और सर कितना भी है तो घर वाले कब तक आपको वो करेंगे, कब तक आपको आपके सपनों तक जाने देंगे, कहेंगे कि नहीं चलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा प्रेशर घर से भी बन रहा था कि अब तैयारी शुरू कर दो, कम से कम तैयारी करो एटलीस्ट। तो सर वहीं से फिर मैंने क्रिकेट को एकदम से टाटा बाय बाय कर दिया, एकदम से जीरो कर दिया, एकदम से जीरो, खेलना ही बंद? खेलना ही बंद। फुटबॉल का क्या सीन रहा? फुटबॉल तो सर स्कूल के बाद ही खत्म हो गया था सर। अच्छा हाँ, अच्छा, ये जो आपने बीटेक कब स्टार्ट किया? सर बीटेक मैंने 2016 में स्टार्ट किया। 16 में? ड्रॉप कब किया? 2017 में। 17 में? एक साल क्या ख्याल था ऐसा? सर नहीं, बीटेक छोड़ देना, ऐसा पढ़ाई छोड़ देना, क्या क्रिकेट की वजह से छोड़ा था? हाँ सर, मेनली वही था क्योंकि सर टाइम नहीं मिल रहा था। जैसा आप बता रहे थे कि आपके सब लोग मुंबई में सेटल्ड हैं, आपके पेरेंट्स सब वहां से, आप उनकी पोस्टिंग वहां पे? हाँ सर। फिर आप यूपी आए केवल क्रिकेट के चक्कर में? हाँ सर, लखनऊ आया। हाँ, क्योंकि सर वहाँ बहुत भीड़ है। हाँ, वहाँ बहुत भीड़, मतलब क्रिकेटर्स के नाम पे वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। मैं यूपी आया, यहाँ पे भी ठीक ठाक ही चल रहा था सर। लेकिन वही है सर, बाद में धीरे-धीरे आपने ठीक एक लेवल तक तो अचीव किया यूपी ईस्ट के लिए, अगर खेला यूपी ईस्ट ही था? यस सर, यूपी ईस्ट। अच्छा, उसके बाद ये जब आपने छोड़ दिया एकदम, कि घर वालों का प्रेशर था क्या? थोड़ा प्रेशर था सर वहां से भी, कि अब कुछ अर्निंग नहीं हो रही है? हाँ, या समय बर्बाद हो रहा है? समय बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, ये वाली बात थी। फिर आपने क्या डिसीजन लिया, क्या दिमाग में चल रहा था?
सर वही सोच रहा था कि काफी टाइम तक सोचा भी कि करूँ क्या अब। हाँ, मतलब प्रिपरेशन करना है तो प्रिपरेशन के नाम पे एक ही इंस्टीट्यूट है। नहीं तो कहीं तो कोई ऐसा होगा जिसने मोटिवेट किया होगा कि भाई ये एग्जाम को तैयार करो। ये कहाँ से आ गया कि हम आपने पहले एसएससी की तैयारी करी, 2018 में स्टार्ट किया। एसएससी के लिए ग्रेजुएशन भी, हालांकि कुछ पोस्ट के लिए चाहिए, कुछ एग्जाम्स के लिए, कुछ के लिए नहीं। तो ग्रेजुएशन वापस आपने किया या फिर वो नहीं किया? नहीं सर, ग्रेजुएशन मैंने 2016 में वो छोड़ दिया था। हाँ, बीटेक 2017 में जब मैंने वो छोड़ दिया था, तो फिर मैंने उसी टाइम पे तुरंत ओपन यूनिवर्सिटी से बीए शुरू कर दी थी। अच्छा। और 2019 में मेरा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। बीए से मैंने किया ओपन यूनिवर्सिटी से। सर ठीक है। तो 2019 में कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, इवन से ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही मेरा एसएससी सीजीएल प्री भी निकला हुआ है, टायर 1 निकला हुआ था। कौन से ईयर में ये? 2019 की बात है। 19 में आपने तैयारी स्टार्ट करी? 2018 में। 18 में, हाँ। तो आप पहले एसएससी की तैयारी करते थे? हाँ सर। अभी मैं बात करूंगा कि कौन से एग्जाम इन्होंने क्लियर किए हुए हैं। आप यकीन मानिए, आपने तैयारी शुरू करी है, बैजनाथ जी ने तैयारी जो स्टार्ट करी थी वो एसएससी की करी थी। 2018 में आपने स्टार्ट किया है ना? 18, 19 2 साल आपने दिया, 2 साल दिया एसएससी को। फिर आपने क्या किया, ये डिसीजन लिया कि चूंकि प्रेशर जो प्रेशर जिसके बारे में बात कर रहे थे कि समय लंबा लग रहा था और इसका सिलेक्शन का प्रोसेस लंबा होने की वजह से आपने एसएससी को छोड़कर इसमें बैंकिंग में आ गया। बैंकिंग में आ गए। तो तैयारी का तो पूरा मूड ही चेंज हो गया होगा। हाँ सर, मूड तो एक लेवल तक तो अगर बैंकिंग तैयारी कर ली, फिर वहां से सडनली स्विच करके एसएससी की कर ली, फिर सडनली स्विच करके बैंकिंग में, कैसे, ये क्या था? सर मैं बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद है। हाँ। मैं बता रहा हूँ, ये था अगस्त 2019 की बात है सर। तो ये प्रेशर के चलते किया था क्या? सर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। हाँ, लेकिन यही था कि एसएससी में थोड़ा सा ना सर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था। हाँ, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा ज्यादा है। हाँ, ठीक है। वेट करना पड़ रहा था। हाँ, हाँ। और बाद में सर थोड़ा सा, जैसे मेरे पेरेंट्स बताया, मैंने बैंक में, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। अच्छा, आपके पिताजी? हाँ, आर्मी से निकलने के बाद वो स्टेट बैंक में है। स्टेट बैंक में है। कौन सी पोस्ट पे है अभी? वो ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर थाने में। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग का जो तैयारी करने का जो हुआ ना, वो उन्हीं से आया। अच्छा, ऑलरेडी थी प्रिपरेशन। हाँ, तो उनसे ही मैंने सोचा। अच्छा, उन्होंने तो बड़ी एज में करी, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने प्रिपरेशन करी। तो मैंने कहा जब उन्होंने की तो फिर हम भी करते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर सर उनका लाइफ स्टाइल भी देखा है मैंने। हाँ। मुंबई जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं, इतना अच्छा परिवार चला रहे हैं। तो मुझे लगा मतलब बैंक एक ऐसा है जहाँ पे आपको सब चीज मिलेगा, सब चीज मिलेगी बैलेंस रूप में। हाँ, एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी, एक अच्छा लाइफ मिलेगा। हाँ। उन्हीं से देखा सर, अच्छा खासा, मतलब अच्छे शहर में रह रहे हैं। हाँ, सर ठीक है। फिर आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं? हाँ, अब मुझे बैंकिंग तैयारी। कितना समय दिया बैंक? पहला एग्जाम कितनी तैयारी करने के बाद निकला? पहला एग्जाम सर मैं बता रहा हूँ, मैंने जब 2019 में पहली बार आईबीपीएस पीओ दिया था, 2020 में। ठीक है। तो आपने तैयारी बैंक की 19 में स्टार्ट करी? 20 में सर, 20 में स्टार्ट करी। 20 में स्टार्ट करी। ठीक है। तो सर मेरा आईबीपीएस पीओ प्री, मेरे को मार्क्स याद है, उस टाइम कट ऑफ 57 गई थी और मेरे 54 मार्क्स थे। ठीक है। प्री में एक कॉन्फिडेंस आया होगा? हाँ, कॉन्फिडेंस आया था और मैं उस दिन रोया भी था। हाँ। यही सोच के क्या 3 नंबर से प्री रह गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी आगे मेंस की भी कहानी है। हाँ, इंटरव्यू की भी कहानी है। अच्छा, ये आइडिया ही नहीं था? हाँ, कुछ आइडिया नहीं, सिर्फ ये था कि प्री निकालना। और प्री में ही जब नहीं हुआ तो वो तो बाद में मुझे धीरे धीरे महसूस हुआ कि भाई प्री तो अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, तो मेन चीज तो मेंस है। हाँ, मेन है, फिर उसके बाद इंटरव्यू है, ये सब चीजें भी हैं। तो वहां से सर थोड़ा महसूस हुआ। फिर मैंने ऐसे ही, दोस्त लोग थे, महिंद्रा एडवांस क्लासेज होता है ना, मैक। हाँ, मैक। हाँ, उसका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हम लोग का। हाँ, बिल्कुल होता था। वो दे रहे थे। हाँ, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि तू भी दे ले। मैंने कहा ठीक है, दे लेते हैं यार, उसमें क्या है। तो उन्होंने बोला चलो देते हैं। ऐसे ही सर, कोई काम नहीं था। दोस्त लोग सब पढ़ाई इसी फील्ड में पढ़ाई कर रहे थे? हाँ सर। यहाँ एक आपका फ्रेंड सर्कल बन गया था? हाँ सर, फ्रेंड सर्कल। अच्छा, फ्रेंड सर्कल पढ़ाई से रिलेटेड? यस सर। तो उन्होंने बोला दे लो। ठीक है, दे लेते हैं। इसमें क्या है। तो मैं गया, दिया और शायद 17-18 रैंक आई थी कुछ। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी रैंक आ गई। फिर उनके साथ ही महिंद्रा एडवांस क्लासेस में पढ़ाई की। तो वहां पे थोड़ा सा महसूस हुआ कि जो चीजें हम नॉर्मल क्लास में कर रहे थे वो चीज यहाँ नहीं है। ठीक है। यहाँ हर एक बच्चा सीरियस है, हर एक बच्चे को जॉब की पड़ी है। टीचर्स भी उस हिसाब से वो कर रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल अलग है। मैं तो सर से बता रहा हूँ, मतलब आपको समझ में आया कि मैं कुछ और कर रहा था, ये तो अलग ही लेवल का करना है। क्योंकि बहुत कुछ अब तक तो मैं प्री पढ़ रहा था बेसिक क्लासेस में। एक्चुअल तो पता चला मेंस क्या होता है। मैं तो बता रहा हूँ सर, शुरू के 3-4 क्लासेस तो मुझे हवा भी नहीं लगी कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखे मैंने कि मैंने कहा यार ये सब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। जैसे वो
मैथमेटिकल इंडक्शंस वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं, पजल्स जो आते हैं 2-2 पेजेस वाले, मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये सब भी होता है। जब सामने पड़ा तब। हाँ, 3-4 क्लासेस तो मैं बस यही सोच रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है। मेरे सब ऊपर से डाउट नहीं हुआ कि अब तो यार ये तो बड़ा अलग ही कहानी। हाँ, बहुत ज्यादा हुआ सर, लेकिन वही था सर, दोस्त अच्छे मिले। दोस्तों ने बोला कि नहीं कर। मेरा इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा था सर, स्टार्टिंग से आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो सीबीएसई है तो इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा रहा है। ठीक है। तो इंग्लिश वाले सर की नजरों में थोड़ा अच्छा बन गया था। ठीक है। तो उन्होंने भी बोला कि यार करो, हो जाएगा। अगर तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है तो क्वांट रीजनिंग भी एक बढ़िया लेवल पे पहुंचा दो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और क्वांट सर मेरा थोड़ा सा वीक है। पिताजी का बहुत अच्छा है। हाँ, पिताजी का बहुत अच्छा है सर। रीजनिंग मैं कह सकता हूँ मेरा बहुत अच्छा है सर। ठीक है। शुरुआत में जब मैंने पेपर देना शुरू किया था सर, मैं बता रहा हूँ 2020 के जो मैंने पेपर दिए, तो मेरे दोस्त जो थे वो लोग क्लर्क लेवल में प्री में 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस करके आते थे। सेम पेपर में मैं 25 क्वेश्चन ही करके आता था रीजनिंग में। तो मुझे महसूस हुआ कि यार वो क्या पढ़ रहे हैं जो 35 आउट ऑफ 35 कर रहे हैं 20 मिनट में ही, और मैं क्या पढ़ रहा हूँ जो 35 में से 25 ही कर रहा हूँ। यही फर्क है सिलेक्शन ना होने का, कि उनका कैसे हो गया, मेरा क्यों हो गया। सोचने की बात है। देखिए, अगर आप इस चीज का एहसास वाली बात है, एहसास बहुत सारे लोगों के 25 आते होंगे, इनफैक्ट उससे कम भी आते होंगे। बहुत सारे लोग उस चीज पे सोचते नहीं है। आपने सोच लिया, आपका दिमाग उस जगह पे गया कि संभव तो है ना। बिल्कुल सर, है ना, वो अगला कर रहा है तो होगा, कुछ तो तरीका होगा। मैं सर जब मेरे दोस्त लोग आते थे, सेम हम लोग का वो होता था, सेम शिफ्ट होती थी। वो बताते थे उन्होंने 35 आउट ऑफ 35 किया, और मैं बताता मैंने 25 किया। मैं यही सोचता था यार सेम शिफ्ट सेम एग्जाम, वो 35 में से 35 कर रहे हैं और मैं 25 कर रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। सर मेरी एक फ्रेंड है सर, वो आउट ऑफ 194 अटेम्प्ट्स करके आई थी आईबीपीएस क्लर्क में। आज की डेट में ग्रामीण बैंक पीओ है सर वो। अच्छा। तो अब मैं उसी एग्जाम में शायद 70 करके आया था। तो मैं यही सोचा था वो 94 कर गई और मैं 70 कर गया, ये कैसे हो सकता है। जबकि तैयारी दोनों साथ में ही कर रहे हैं। फिर ये एहसास होना शुरू हो गया। यस सर, ये एहसास हुआ जब मोटे तौर पे आपको तैयारी के दौरान अपनी कमियों का एहसास होने लगे और एक इंटेंट हो कि उसको हमें पूरा काउंटर करना है, उसको इम्प्रूव करना है, तो समझिए कि सही रास्ता सही है। जैसे आपसे बात भी हो रही थी, तो एक दो तो दोस्तों वाली भी बातें हैं जो हम आपसे करेंगे, लेकिन अब ये सही समय है क्योंकि बहुत डिले हो जाएगा। कौन कौन से एग्जाम आपके क्लियर हुए, पहले तो आप ये बता दिए बैंक के कौन कौन से एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिए, आपकी ज्वाइनिंग भी आ गई, अब आप बताएंगे उसके बारे में। सर सबसे पहले तो आरआरबी क्लर्क मेरा क्लियर हुआ। कौन से ईयर में? इसी साल हुआ है सर। इसी साल हुआ, ठीक है। सारे एग्जाम्स इसी साल क्लियर हुए। ठीक है। आरआरबी क्लर्क हुआ। फाइनल हो गया आरआरबी सर। आरआरबी पीओ में रिजर्व लिस्ट में हूँ सर। अच्छा, ठीक है। और आईबीपीएस क्लर्क है, तो उसमें मुझे बैंक ऑफ इंडिया मिला है। आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ है, जो कि मैं ज्वाइन करूंगा, जैसे मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला है। कौन सी छोड़ दी आपने, जो जिसकी ज्वाइनिंग आ गई थी वो छोड़ दी? आरआरबी क्लर्क छोड़ दिया। अच्छा, ये इसका पीओ वाला रिजल्ट आने से पहले ज्वाइनिंग आई थी या बाद में? नहीं सर, आरआरबी क्लर्क की। हाँ, क्लर्क की। हाँ सर, पहले आई थी। पता नहीं था कि पीओ फाइनल होगा कि नहीं होगा? मैंने मेडिकल वगैरह सब दे दिया था सर उसका। क्योंकि एक होता है ना, हम जब तैयारी करते हैं तो एक यही कहते हैं यार एक आरआरबी क्लर्क ही क्लियर हो जाए। भगवान जी, एक आरआरबी क्लर्क क्लियर हो जाए, बस एक टैग लग जाए गवर्नमेंट का। तो 23 फरवरी को था मेरा मेडिकल और डीबी वगैरह सब कुछ आरआरबी क्लर्क का, तो वो सब मैंने दे दिया था। इवन ज्वाइनिंग 15 मई को थी, वो फिर मैंने छोड़ दिया। तो ये पीओ वाला रिजल्ट पहले आया फाइनल या 1 अप्रैल को आया था पीओ का रिजल्ट से? तो फिर बाद में डिसीजन हो गया कि चलो अब तो पीओ ही ज्वाइन करना है। क्लर्क भी मे बी बैंक ऑफ इंडिया मिला था। मैं तो सर सही बता रहा हूँ, जब पीओ का रिजल्ट मैंने चेक कर लिया था 9:15 पे मैंने चेक किया था 1 अप्रैल को, तो मेरा मन ही नहीं किया क्लर्क का रिजल्ट चेक करने को, जबकि तुरंत आ जाता है साथ में। तो फिर मम्मी ने कहा नहीं चेक करो, देखो कौन सा बैंक मिला है। तो फिर मैंने क्लर्क का भी चेक किया, उसमें बैंक ऑफ इंडिया मिला था। चलिए, बहुत अच्छा। इस कन्वर्सेशन को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब एक छोटा सा पॉज है और इसके बाद हम चीज़ों को, चूंकि आपकी प्रोफेशन को लेकर भी हम बात करने वाले, एक छोटी सी कहानी इनकी है, इनके दोस्तों की। तो वो वाली कहानी आज जरा बताइए, क्योंकि जनरली मैं जब आपसे बैक स्टेज पे भी ये सवाल मेरा था कि सबसे ज़्यादा चैलेंज आपने क्या फेस किया। हर किसी की प्रिपरेशन के दौरान एक चैलेंज होता है, तो आपका चैलेंज जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। जी बताएं, क्या चैलेंज था सबसे बड़ा? सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जो मेरे साथ मेरे दोस्त प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका फर्स्ट में तो नहीं, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में लगभग सबका क्लियर हो गया था। तो जब उनका क्लियर हुआ
और मेरा नहीं हुआ। और उनका तो मेंस भी क्लियर हुआ, मेरा तो प्री ही नहीं क्लियर हो रहा था। ठीक है। तो फिर ये चीज सर धीरे धीरे महसूस हुई कि यार अपने साथ के दोस्त अपने साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारे साथ घूम रहे हैं, वो एक्स्ट्रा ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका पोस्टर पे नाम आ गया और हम ऐसा क्या कर रहे हैं, के पोस्टर पे सिलेक्शन के, महिंद्रा सिलेक्शन के पोस्टर पे नाम आ गया। ठीक है। और हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारा प्री ही नहीं क्लियर हो रहा। तो उन लोगों से भी बहुत गाइडेंस मिली सर, बहुत गाइडेंस मिली, उन लोगों ने बहुत गाइड किया। एक होता है ना सर, पेरेंट्स से तो उतना गाइडेंस नहीं मिला क्योंकि उनसे सिर्फ पैसे मिले। हो गए थे आप, दूर भी हो गए। हाँ, उनसे तो सिर्फ पैसे मिले ना सर, सपोर्ट के नाम पे। वो भी बहुत जरूरी होता है, वो तो बहुत जरूरी था। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत गाइड किया सर। हर जगह जब जब हारा हुआ फील कर रहा था, दोस्ती थे जो बोल रहे थे कि नहीं भाई तू कर लेगा, हमने किया तू भी कर लेगा। और आज बहुत अच्छी जगह पे हूँ सर, पीओ में हूँ। तो मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार हम तो क्लैरिकल में ही रह गए और तू एक ही बार हमसे ऊपर चला गया। तो मैं कहता हूँ नहीं ठीक है। तो वो चीज चैलेंजिंग था सर, दोस्तों का हो जाना और हमारा नहीं होना। वो चीज कहीं ना कहीं अंदर अंदर स्ट्राइक करती थी। एक चैलेंज जो आप फेस कर रहे थे कि लखनऊ जैसे शहर में आके, हाँ सर, और घर से दूर होके। सर ये चीज तो मैं बताऊं, जो भी है, जो भी बच्चा घर से आता है बाहर एक बड़े डिस्ट्रैक्शन के लिए लाखों चीजें हैं। लखनऊ जैसा बड़ा शहर जब हो आपके साथ में तो क्या नहीं है। बड़ा क्या, छोटा शहर भी हो तो डिस्ट्रैक्शन के लिए दूर आ रहे हैं सर। तो घर से दूर आ रहे हैं इसका मतलब कोई पाबंदी है नहीं। सुबह उठने में कोई पाबंदी नहीं, रात में घूमने में कोई पाबंदी नहीं। सबसे पहले आपने इसको काउंटर किया, इस चीज को सर सबसे ज्यादा काउंटर किया, जिसकी वजह से ये वेट है आज। मॉर्निंग उठने का रूटीन क्या रहा सर? जैसे आपसे अगर मैं अपना रियल वाला बताऊं तो गलत है थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल जो है वो बताए। अभी जो मेरे साथ के बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो समझेंगे इस बात को कि हम लोग सर रात में ज्यादा 3-4 बजे तक रात में पढ़ते हैं। वो पीस टाइम होता है एक्चुअली, थोड़ा शोर कम हो जाता है। तो 3-4 बजे तक पढ़ते थे, मैं पढ़ता था। और फिर सुबह जो है ना ऐसे जबरदस्ती नहीं उठता था सर, जब नींद खुली तो 9 बजे तक मैक्स टू मैक्स 8:30-9 बजे तक जग जाता था। और मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ सर। 9 बजे जगने के बाद जैसे बिस्तर छोड़ा मैंने, बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले लैपटॉप का बटन ऑन होता था। फिर वॉशरूम की तरफ बढ़े, फिर मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम से जब तक आया तब तक लैपटॉप एकदम बढ़िया ऑन हो चुका है, पूरा बढ़िया उसका प्रोसेसिंग अच्छा काम कर रहा है। आया फ्रेश व्रेश होके और उठते ही सर पढ़ाई शुरू। ठीक है, मॉक देना शुरू कर दिया। मैंने एक सर वो रूटीन बना रखा था जो कि अक्सर रूटीन फॉलो नहीं होते हैं। तो मैंने ऐसा रूटीन बनाया था जो फॉलो करूं। वो वेकअप वाला रूटीन सिंपल था कि 5 बजे वेकअप हुआ, 6 बजे दौड़ने गए, 7 बजे मुंह हाथ धुल के नाश्ता किया, वो वाला नहीं था सर। वो रूटीन मेरा रूटीन सिंपल था, 10 से 1 इंग्लिश। अब उस 10 से 1 में इंग्लिश भी पढ़ रहा हूँ, नाश्ता भी कर रहा हूँ और जो भी सारे काम है सब कर रहा हूँ। लेकिन 10 से 1 के बीच में इंग्लिश ही रहेगा। 1 से 5 के बीच में रीजनिंग। कितना टाइम मैनेज कर ले जाते हैं वो अलग बात। अब 1 से 5 के बीच में रीजनिंग है। अब उस रीजनिंग में अपना लंच भी रहेगा। बड़ा हॉट टाइम लिया रीजनिंग के लिए, उस समय दिमाग नहीं चलता। 1 से 5 के बीच में मेरा चल रहा था सब कुछ छोड़ दिया था मैंने इसीलिए। और 5 के बाद 8 बजे तक क्वांट, 8 से 10 करंट अफेयर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है सर। मेंस क्लियर करना है तो करंट अफेयर पढ़ना है। और आपने प्रीलिम्स के साथ ही करंट अफेयर्स स्टार्ट शुरू कर दिया था सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों के साथ मॉक वगैरह लगाता था, स्पीड टेस्ट वगैरह लगाता था, तो उन लोगों का तो प्री क्लियर रहता था। तो मेंस टारगेट था या प्रीलिम्स टारगेट? स्टार्टिंग तो प्री था सर मेरा। बाद में आपको रियलाइज हुआ तब मेंस की तरफ गया? मेंस की तरफ गया मैं, जब मुझे धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि प्री तो मैं निकाल ले रहा हूँ। प्री तो अब कट ऑफ से 20-20 नंबर ज्यादा ला रहा हूँ सर। मैं आईबीपीएस पीओ की प्री की बात बता रहा हूँ। इसी साल की 49.50 कट ऑफ थी, मेरे 72 मार्क्स थे सर। तो जब मुझे महसूस हुआ कि प्री तो मैं क्लियर कर ले रहा हूँ इजीली, तो मैंने मेंस पे ज्यादा फिर फोकस शुरू किया। और प्री का भी कट ऑफ क्लियर ऐसे नहीं कि बस सुबह उठा कर लिया, नहीं सर। मैंने एक मॉक दिए सर। मैंने एक दिन में 10-10 मॉक दिए प्री के, और 10-10 मॉक दिए हैं। मेरा रिकॉर्ड भी रहा है सर, एक दिन में मैंने 13 मॉक दिए हैं। अरे बाप रे बाप। तो जैसे एग्जाम जिस दिन है ना सर, उससे 10 दिन पहले मैं खुद ही मॉक फेस्टिवल मनाता था। अपना मॉक फेस्टिवल खुद से मना रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। इतने मॉक उड़ा देंगे आज तो, इतने मॉक दूंगा, भले रात को 4 बज जाए, सुबह 4 बज जाए, इतने मॉक तो देके सोऊंगा। क्या माइंडसेट, एग्जाम में बैठते हुए तो कुछ पता ही नहीं चला होगा, मॉक टेस्ट ही लगा होगा रियल एग्जाम में। जब मैं बैठता था सर, मैं बता रहा हूँ, सांसें कितनी ले रहा हूँ मैं 1 घंटे में, अगर कोई बैठे तो वो भी काउंट कर सकता था कि मैं कितनी सांस ले रहा हूँ 1 घंटे में। क्योंकि एग्जाम में बैठता था, मेरे बगल में कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है, सामने कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। गर्मी है, मैं बता रहा हूँ, हमारा एक
सेंटर है, लखनऊ के बच्चे जानते होंगे, सीआरपीएफ बंगला बाजार वाला सेंटर है सर, सीआरपीएफ कैंप बंगला, उसकी सबसे ऊपर एग्जाम होती है, वो सबसे ज्यादा गर्मी वहाँ पे सेंटर में होती है। उस दिन लाइट भी चली गई थी, जिस दिन मेरा एसबीआई क्लर्क का प्री था सर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा सर। मैं अपना बैठ के मैंने एग्जाम दिया और मेरे सर 86 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 एसबीआई क्लर्क प्री में, और मेरे करीब से करीब 88 अटेम्प्ट्स थे। और मेरे साथ के जो बच्चे थे, जब मेरा हो जाता था तब मैं बच्चे से पूछता था तेरे कितने आए, तूने कितने की, कोई 80 से प्लस नहीं था सर, सबके इतने ही थे 81 82। और मैं जब बैठा था मैं लगा हुआ था। और सर इंग्लिश, यानी मॉक टेस्ट का ये इफेक्ट था कि आपको पता नहीं चलता था, कुछ नहीं पता चला। मॉक टेस्ट इतने दे दिए थे कि अब कौन सा रियल टेस्ट है कौन सा मॉक टेस्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मजा जो मॉक था वही रियल था, जो रियल था एंजॉय भी करते रहोगे तभी इतना देने का मतलब फुल एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट में सर ये मतलब मोटिवेशन क्या होता था कि जब हम मॉक देते हैं ना तो हमारी ऑल इंडिया रैंक आती है ना सर। तो जैसे 4000 बच्चों में आपकी रैंक आई 200 कुछ, तो मैं इस 4000 को मल्टीप्लाई कर देता था, 10 लाख बना देता था, ठीक है, और 200 को मल्टीप्लाई करके वो कर देता था कि मैं प्री में अब क्लियर हो रहा है कि नहीं मेरा प्री। तो इस तरीके से मैं उसको ऑल इंडिया बना देता था। हाँ सर, इससे अंदर बहुत कैलकुलेशन करता था सर मैं, मतलब इन सब चीजों का खासकर बैठा ही रहता था, कोई काम नहीं होता था, कोई काम नहीं, ना घर से कोई प्रेशर ना कोई प्रेशर, सिर्फ पढ़ रहे हैं लगे हुए हैं। तो लास्ट 1 साल 1.5 साल तो ऐसा ही बीता है सर मेरा, सिर्फ पढ़ाई में। और इवन मैं टेक्नोलॉजी वाइज भी इसी वजह से पीछे भी हो गया। अभी कोई मुझसे सामने कुछ दिखाता है मोबाइल में, मैं कहता हूँ अच्छा ये सब भी सिस्टम आ गया क्या मोबाइल में, तो बताया हाँ भैया आ गया है। मैं कहा मैं थोड़ा पीछे रह गया और मैं 2019 में जी रहा हूँ। हाँ, तो 2023 चल रहा है सर। अच्छा, कितने घंटे आप डेडिकेटेड, कितने आवर्स होते थे, मतलब एक रफ आइडिया, क्योंकि जब आपने यही बना लिया था कि पढ़ने के अलावा कुछ काम ही नहीं है आपके पास? कोई काम नहीं सर, कोई काम नहीं। आपने टाइम टेबल फिक्स कर लिया, उसी में पढ़ रहे, खा रहे, पी रहे, सब हो रहा है, लेकिन वो स्लॉट डिसाइडेड है, ये स्लॉट जाएगा इसके लिए, जाएगा इसके लिए। एस्टिमेटेड अगर मैं पूछूं कि अगर एक आइडिया, रफ आइडिया लूं कि कितना लगभग घंटे जाते रहे होंगे पढ़ाई को लेकर? सर जैसे जो पीक आवर्स होते थे, पीक आवर्स का कहने का मतलब है जो एग्जाम्स का टाइम होता था, जैसे मान लीजिए 10 दिन बाद प्री है तो 12 से 14 घंटे। और नॉर्मल है तो सर 10 से 12 घंटे, अगर अभी आगे कोई एग्जाम्स नहीं है। लेकिन अपना अच्छा है बैंकिंग के पीक आवर्स में मॉक टेस्ट बढ़ाते थे? हाँ सर, बहुत सारे। कितना समय लिया होगा बेस तैयार करने में? बैंकिंग का बेस तैयार होने में कितना समय लिया आपने? सर जैसे अपने महिंद्रा क्लासेज है, तो यहाँ पे 4 महीने की क्लास होती है, बेसिक क्लासेज जो होती है ना, तो उसमें 4 महीना वो किया, प्लस महिंद्रा एडवांस क्लासेस, क्योंकि वो 4 महीने तो आपने प्री का कर लिया, ठीक है ना, और 3 महीना महिंद्रा एडवांस क्लासेस। तो उससे क्या हो गया, आपका मेंस का भी आइडिया मिल गया। तो सबसे पहले सर मैं बच्चों को बताता हूँ, अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आपको पढ़ना क्या है, ये पता होना जरूरी है ना सर। अब मुझे पता ही नहीं कि मुझे पढ़ना क्या है, तो मैं तो पागल हूँ ना, मैं करता रहा हूँ, किधर कहाँ जाऊँगा, फ्लो नहीं है, डायरेक्शन नहीं। सबसे पहले जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या है, वो आपको जानना जरूरी है ना, कि आपका सिलेबस क्या है, आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के आपको उसको। स्कूल टाइम में थे हम लोग, तो हम एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 मिनट में करते थे, पर यहाँ पे वैसा नहीं है ना, यहाँ एक एक क्वेश्चन आपको 30 सेकंड 40 सेकंड में कंप्लीट करना है, तो वो चीज जरूरी है। और ये सब चीजें मैंने मॉक से देखी कि मेरा क्या स्ट्रांग है। क्या ये मेरा अगला सवाल था कि मॉक टेस्ट में क्या, जैसे आपने कहा 13-14 मॉक टेस्ट देते, तो मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी करते थे? बिल्कुल सर। कैसे करते थे, क्या करते थे सर? जैसे उसमें सबसे पहले मेरा मेनली एनालिसिस क्वांट का होता था, क्योंकि रीजनिंग इंग्लिश तो मैं उड़ा देता था। ठीक है, उसमें बचता ही नहीं था कुछ एनालिसिस करने के लिए। क्लरिकल मैंने ये चीज कर ली थी। आज भी मेरे दोस्त लोग मुझसे पूछते हैं, जिन बच्चों का नहीं हुआ है सिलेक्शन, अब जो नए हैं वो मुझसे पूछते हैं कि भैया कैसे किया, तो मैं बताता हूँ देखो, रीजनिंग में अगर तुम 35 में से 35 नहीं कर रहे हो क्लर्क में, तो सिलेक्शन मतलब नहीं है। 35 में से 35 होने चाहिए रीजनिंग में, क्लरिकल लेवल में। पीओ में हो तो 28 से 30 होने चाहिए रीजनिंग में। तो वो बोलते हैं भैया 35 तो नहीं हो पा रहे। मैंने कहा करो, मेरे से पहले वालों ने भी किया है, मैंने भी किया है, मेरे बाद वाले भी करेंगे, करना ही होगा। ठीक है, तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेनली ना मार्क्स जहां से गेन होते हैं वो रीजनिंग ही है और इंग्लिश है ना। क्वांट कैसा है, आप यूपी के बच्चे हैं, क्वांट अच्छे होता है यूपी के बच्चों का, तो आपको उनसे आगे निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप अपना इंग्लिश अच्छा कर लो। ठीक है, आपका तो इंग्लिश और रीजनिंग ऑलरेडी अच्छा था। क्वांट्स था, क्वांट्स के एनालिसिस के लिए आप बता रहे थे, किस तरीके से किया आपने? क्वांट में सर जैसे सबसे पहले तो
मैंने देखा, प्री की बात बता रहा हूँ मेनली। अभी मेंस तो सर मैं बताऊँ, प्री क्लियर हो जाता है ना तो मेंस तो हो जाता है मतलब ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस होती है थोड़ी बहुत भी नहीं, तो हो जाता उसके लिए कॉन्फिडेंस भी कोई चीज होती है, आपकी प्रिपरेशन भी होगी अच्छी थी। अगर आपने प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं करी तो प्रीलिम्स करने के बाद फिर मेंस में अटकता है। मेन जो मैंने प्लानिंग की वो प्रीलिम्स के लिए की थी। ठीक है, मेंस के लिए तो बाद में। मेनली जो मेरी प्लानिंग थी वो प्रीलिम्स को थे। जैसे क्वांट में हम देखें 35 क्वेश्चन है क्वांट में टोटल, जिसमें से बैंक की एक चीज अच्छी है सर, फिक्स कर दिया उसने कि 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक होगा, बाकी 25 क्वेश्चन मिसलिनियस। मतलब उन्होंने ये फिक्स कर दिया कि 10 क्वेश्चन हम अर्थमेटिक देंगे, बाकी 3 डीआई दे देंगे आपको, उसमें भी डीआई में 2 डीआई आसान देंगे, 1 डीआई टफ दे देंगे। ठीक, इसके अलावा 5 सिंप्लीफिकेशन दे देंगे आपको, 5 मिसिंग नंबर सीरीज दे देंगे और 5 जो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, मतलब बैंक का ये चीज अच्छा है कि उन्होंने पैटर्न फिक्स कर दिया है और मैंने उस पैटर्न को पकड़ लिया था कि भाई यही पैटर्न है, इसी को फॉलो करो। थोड़ा मेरा तो ये प्रीवियस ईयर पेपर से आइडिया लगा होगा। हाँ सर, और क्लासेस वगैरह से तो और वही सर स्पीड गाइड होता है सर, स्पीड टेस्ट ही है सर जो है। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि एक एवरेज बच्चा, एक टॉपर बच्चा, क्वांट का जो टॉपर बच्चा होता है वो 35 में से 28-29 क्वेश्चंस कर लेता है। वो देखते थे आप एनालिसिस में। ठीक है, कितना भी अच्छा बच्चा है ना सर, 30+ नहीं कर पाएगा। ठीक है, टाइम ही कम है ना, 20 मिनट में। 20 मिनट में कितना कर लोगे आप? 30 से ज्यादा बहुत अच्छा है तो शायद कर ले, पर वैसे नहीं कर पाएगा। तो मैंने ये चीज देख ली थी कि 30 जो है वो अपर लिमिट है। मैक्सिमम 30 तो टच करना ही। 30 तो है। टारगेट बनाया था कुछ उस समय? हाँ सर, मैंने अपना टारगेट ये बना लिया था कि अगर क्लरिकल लेवल है तो मैं 27-28 तो कर दूंगा क्वांट में। उसके लिए 25 क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना सर, अर्थमेटिक के अलावा जो 25 क्वेश्चन बचे सर, मैंने उसको इतना स्ट्रांग कर लिया था कि एक बच्चा अगर एक क्वेश्चन 40 सेकंड में कर रहा है तो मैं उसी क्वेश्चन को 25 सेकंड में खत्म कर देता। तो आपने अपने स्ट्रांग को और स्ट्रांग कर लिया? और स्ट्रांग किया सर, और वीक पे थोड़ा काम किया ताकि अगर समय बचता है मेरे पास, जैसे ये जो 25 क्वेश्चन है ये अगर 17-18 मिनट में कर ले रहा हूँ, 2 मिनट में टाइम एक्स्ट्रा मिल गया। 2 मिनट में क्या करूँ? तो 2 मिनट में फिर मैंने अर्थमेटिक में देखा एवरेज वाला क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा इजी होता है तो मैं एवरेज का क्वेश्चन कर लेता था। पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है। यानी आपने जो आपके वीक थे उसमें आप एवरेज बच्चों के मुकाबले पहुंच गए। और जो स्ट्रेंथ थी आपकी उसको आपने बहुत ऊपर लेके चले गए। उसको तो मैं ऐसे करता था कि मेरे को पेन चलाने की जरूरत नहीं है सर। सिंप्लीफिकेशन, स्पेशली जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते थे उसमें तो पेन भी शायद ही चलाता था, मैं दिमाग में इशारा कर लेता था, इतना तेज कर लिया था मैंने। तो स्ट्रांग को और स्ट्रांग किया, वीक को एवरेज बच्चों के बराबर कर दिया, बस यही पकड़ लिया था मेरा। एकदम आपने नस पकड़ी अपने हिसाब से। वो प्रिपरेशन करते करते पकड़ ली। फिर प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू का क्या सीन रहा? कैसे रहा इंटरव्यू? सर इंटरव्यू मैं बताता हूँ, इंटरव्यू की भी बहुत अच्छी कहानी है। क्यों अच्छी कहानी है? क्योंकि आप पहले ही पिछड़ चुके हो। क्यों, किससे पिछड़ चुके हैं? जो बच्चे बीकॉम किए हैं, जो बच्चे बीटेक किए हैं, जो बच्चे बीएससी किए हैं, जो बच्चे एमकॉम किए हैं, जो कॉलेज गए हैं, एक अलग इंटरेक्शन है उनका, सब चीज अलग है। कहीं ना कहीं ये सारे बच्चे आपसे आगे हैं, कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर इनको आपसे ऊपर लेगा क्योंकि आपने तो बीए किया है, वो भी ओपन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आपको क्यों लेगा? नहीं, ऐसा डिमोरलाइज नहीं कर रहे, कहने का मतलब ये नहीं कि बीए करने वालों, लेकिन जो मेन मुद्दा मुझे लगता है कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी से किया था। दूसरा एक और चीज मुझे लगता है, जैसे जो रेगुलर कॉलेज गोइंग होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन और वो सब फ्लो होता है वो एक अलग लेवल का होता है, वगैरह दिया रहता है। और जो लोग नहीं जाते हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट उनसे ऑफ कोर्स ही बात है। तो वो कोप अप किया आपने कैसे? वो चीज सर मैं वही बताने जा रहा था कि बीए होने के बावजूद सर आपको पता नहीं मेरा इंटरव्यू में 85 मार्क्स थे, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है सर। क्या सर? तो ये तो बात भूल ही जाओ भाई, बीए वाला कोई सीन नहीं है। नहीं है तो अभी वो मैं नहीं मानता। नहीं सर, और आपको भी नहीं मानना चाहिए जो भी देख रहे हो। फिर तो इवन मेरे साथ के जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने बीकॉम किया है उनके 76-77 ही मार्क्स थे इंटरव्यू में। और मैं सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ आज हूँ, उसका सिर्फ कारण इंटरव्यू है। क्यों इंटरव्यू है सर, मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। क्योंकि सर मेरे, सच बता रहा हूँ, मेंस में 2 नंबर ही ज्यादा थे कट ऑफ से, सिर्फ 2 नंबर ज्यादा थे। आपने कवर किया इंटरव्यू से? इंटरव्यू के मार्क्स से मेरा कवर किया। उसमें क्या ऐसा हुआ था जो इंटरव्यू का? सर मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, मैं शुरू में मेरा सुबह ही था, तीसरा या चौथा बच्चा था मैं। यहीं लखनऊ में जीबीआर होटल में हमारा इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, और तीसरा या चौथा बच्चा था और पैनल नंबर 4 था मेरा। 17 फरवरी मेरा इंटरव्यू था। सब कुछ याद है? हाँ सर, ये सब पढ़ाई करते करते ऐसी हो गई है, है ना? तो
मैं अंदर, जब मैं मतलब बैठा हुआ था बाहर, तो एक लड़का अंदर से आया जो मेरे से पहले के पहले गया था। वो आया, उसने बोला कि मैडम बहुत खतरनाक है, जो चेयरमैन मैम है वो बहुत खतरनाक है, कुछ बातें वो अपने ईगो पे ले रही हैं, तो थोड़ा सा संभल के करना। अब सर उसने ये डराया था या सच बोल के गया था? मिलते हैं सर ऐसे बच्चे, पता नहीं, अगर वो देख रहा हो तो सॉरी। नहीं, जो भी है उसका कुछ भी इंटेंट रहा हो, पर आपने उसको कैसे लिया? तो डर तो वहीं गया सर। ठीक है, फिर? क्योंकि हाथ पैर तो वैसे नहीं, कल को किसी के सामने ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या करना है? वहाँ पे इंटरव्यू में तो हमेशा बनती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको आके करेंगे। फिर? तो मेरे से पहले एक लड़की थी, वो तो ऐसे ऐसे कांप रही थी। ये सुन के? हाँ, उसको देख के मैं भी टेंशन में था कि यार पता नहीं क्या होगा। वो गई, मुश्किल से सर 6-7 मिनट में वापस आ गई थी वो। तो और टेंशन? मैं कहा यार कुछ तो लफड़ा है, यार कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा चलो ठीक है, लंबी सांस ली, सोचा जो होगा अब देखा जाएगा। सर एक चीज मन में था, आरआरबी क्लर्क तो क्लियर हो ही है। ठीक है, एक सिक्योरिटी दिमाग में थी। ठीक है, कुछ नहीं तो आरआरबी क्लर्क तो है ही अपने पास ना। ठीक है, तो ये चीज थी सर। आपके पास कोई चीज पहले से है ना, कंफर्म, श्योर, तो आप फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों को कहते हैं कि हर एक एग्जाम दीजिए। हाँ, हर एक एग्जाम दीजिए सर, और हर एक एग्जाम को उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए। आपको पीओ में जाना है, आपको कुछ और करना है, ठीक है, पर आपको अगर क्लर्क भी है सामने तो उसको देना चाहिए वो। आप अगर उस पर भी क्लियर करते हो तो आपको एक जो बल मिलता है ना, ताकत मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, और मेंटल पीस जो सिक्योरिटी मिलती है वो बहुत ज्यादा, और वो आपको इम्प्रूव भी कराएगी आगे। यस सर, बिल्कुल सर, मेंटली आपको बहुत स्ट्रेंथ देती है सर। मैं अभी इंटरव्यू का बताता हूँ, फिर उसके बाद ये आरआरबी क्लर्क का भी बताता हूँ सर। इसमें भी बहुत अच्छी बात थी। इंटरव्यू में मैं अंदर मुस्कुराता हो गया सर। ठीक है, एकदम अच्छा सा स्माइल करता हूँ, क्यूट सा प्यारा बच्चा अंदर गया। मोटे हो ही चुके थे। तो मैम थी जो चेयरमैन मैम थी, जो बीच में बैठी थी वो मैम थी, और वो बॉयकट बाल थे उनके, थोड़ी सी वैसी खतरनाक दिख रही थी। ठीक है, प्रिंसिपल टाइप। हाँ, प्रिंसिपल जैसे होते हैं। तो उन्होंने ना बैठने को बोला ना कुछ बोला, उन्होंने सीधे, उनको ऐसा लगा कि ये बच्चा बहुत मुस्कुराता हुआ आ रहा है, पक्का ये कहीं जॉब करता होगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब ये जॉब करता होगा, तभी इतना कॉन्फिडेंटली आया है अंदर। उन्होंने पूछा पहला क्वेश्चन, हमने पूरा 1 महीना तैयारी की इंट्रोडक्शन बैठने के लिए कुछ नहीं बोला, तो आप बैठ गए खुद ही? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बैठा, खड़े रहे? खड़ा रहा मैं। फिर उन्होंने, मतलब मैं बता रहा हूँ सर, महिंद्रा में इंटरव्यू क्लासेस की मैंने तैयारी की थी। हमने 1 महीना ये तैयारी की थी कि वहां जाके इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बैठना कैसे है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कैसे बोलना है। वो कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। फिर मैं सीधे अंदर गया, उन्होंने बोला बेटा आप कहीं जॉब करते हो क्या? तो मैंने कहा नहीं मैम, मैं कहीं जॉब नहीं करता। उनको थोड़ा डाउट है, यार इतना बंदा कॉन्फिडेंट है तो ऐसे कैसे स्माइल कर रहा है, बच्चे यहाँ कांपते हुए आए हैं अंदर। तो उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ, इससे पहले भी इंटरव्यू दिए हो क्या? तो मैंने कहा हाँ, इससे पहले मैंने इंटरव्यू दिया है, अभी ग्रामीण बैंक पीओ का दिया था, इससे पहले आईबीपीएस पीओ का भी दिया था। उन्होंने तुरंत पूछा तो क्या हुआ उसमें, आईबीपीएस पीओ वाले में? मैंने कहा मैम लास्ट ईयर मेरा कट ऑफ से सिर्फ 2.5 नंबर ज्यादा थे, तो मेरा नहीं हुआ, और इंटरव्यू में मुझे सिर्फ 75 मार्क्स मिले थे, इसलिए मेरा नहीं हुआ। तो मैम ने बोला कि इस बार क्या उम्मीद है? उस टाइम मुझे मेरे मेंस के मार्क्स नहीं पता थे कि इस बार तो दो ही नंबर ज्यादा थे। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो इस बार क्या उम्मीद है? मैंने कहा मैम कोशिश तो इस बार पूरी है, अब देखते हैं मैम क्या होता है। तो उन्होंने तुरंत मुझे बोला ठीक है आप बैठिए आप। तो मैंने बोला थैंक यू मैम। तो वहाँ पे जितने सर थे, फिर मैंने ग्रीट किया। मैंने कहा जो मैं कन्वर्सेशन हो गया, जो मैं करके आया हूँ तैयारी, वो तो बोलूंगा। ठीक है। तो मैंने उनको ग्रीट किया सबको, फिर सबने बोला ठीक है बैठिए। फिर उन्होंने क्वेश्चंस, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, नाम क्या है आपका, कहाँ से है, कुछ नहीं पूछा सर। जबकि 2-2.5 मिनट तो इसमें जाता है ना, एक इंटरव्यू में 2-2.5 मिनट हम लोग यही सोच के आते हैं कि 2-2.5 मिनट हम इसमें टाइम पास करेंगे, फिर 2-2.5 मिनट एजुकेशन बैकग्राउंड में टाइम पास हो जाएगा, 2-2.5 मिनट तुम्हारे पर्सनल क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे करके तुम्हारा 10 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। मैं यही सोच के आया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सर मेरे साथ। उन्होंने डायरेक्ट, हाँ कोई टाइम पास नहीं हुआ, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा अच्छा ये बताओ प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक में क्या डिफरेंस है। मैंने उनको पॉइंट्स बताए, प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक में क्या क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल बताया, सब कुछ बताया। फिर उन्होंने पूछा कि एक एक करके सर ऐसे अब धीरे धीरे सवाल जवाब शुरू हुए। उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेरे इंटरव्यू में सबसे अच्छा क्या लगा जो उन्होंने मुझे 85 मार्क्स दिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि सर मैंने टिप्स पे सारे क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे थे ना, मैंने रट रखे थे सर, क्योंकि मुझे एक चीज पता था कि खोने के लिए अब कुछ है नहीं मेरे पास, इन पाने के लिए बहुत कुछ है सर।
तो उन्होंने मुझसे PSL होता है हमारा, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, उन्होंने उसके बारे में पूछा। सर मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री बता दी उनको, PSL में क्या क्या परसेंटेज है गवर्नमेंट तो ये लंबा समय दिया होगा जनरल अवेयरनेस को आपने? मेरा 13-14 मिनट का इंटरव्यू गया था नॉर्मल बच्चों के हिसाब से। और ये सर, ये जो तैयारी मैंने की थी, ये लंबा समय देने पे ही इतनी डेप्थ आएगी, बहुत इतना कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है। तैयारी मैंने बहुत जबरदस्त की थी इंटरव्यू, क्योंकि मुझे ये चीज पता चल गई थी कि मेरा सिलेक्शन होना है इंटरव्यू की वजह से ही होना है। कहीं ना कहीं मैंने मार्क्स वगैरह कैलकुलेट कर लिए थे, जिससे मुझे दिख रहा था कि मैं कट ऑफ ही क्लियर कर पा रहा हूँ। तो मुझे ये चीज पता थी कि इंटरव्यू से ही मेरा कुछ ना कुछ हो पाएगा, वरना कोई बात नहीं, क्लर्क तो है ही। तो फिर इंटरव्यू के लिए मैंने सर बहुत डेप्थ में पढ़ाई की थी। मैंने PSL पूरा रट लिया था, मैंने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स पढ़ लिए थे, मैंने सरफेसी एक्ट पढ़ लिया था। तो ये तो सब पहले से पढ़ाई के दौरान, जब आप नॉर्मल बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे प्री और मेंस, तब से आप फॉलो कर रहे होंगे ना जनरल अवेयरनेस? तभी हो सकता है, क्योंकि ओवरनाइट रिजल्ट आ गया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप सडनली उठेंगे और कब सब खत्म कर देंगे, ये संभव नहीं। आपको एक लंबा समय उसको देना पड़ेगा और रेगुलरली फॉलो, वो आपकी हैबिट का एक पार्ट हो जाना चाहिए जनरल में। तो अभी ये सब खत्म करने के बाद, एग्जाम करने के बाद, अभी न्यूज वगैरह सब फॉलो करते हो? न्यूज वगैरह वो तो आदत में ही आ गया। हाँ सर, न्यूज वगैरह देखता हूँ, क्या चल रहा है देश में, कैसा चल रहा है। अभी मैं नीचे बैठा हुआ था तो वो भी न्यूज पे ही मेरा ध्यान था। वो गुजरात में कुछ आ रहा है, सुनामी वगैरह, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट बन गया है उस चीज में। और सर इंटरव्यू में मैं बता रहा हूँ सर, एक समय ऐसा आ गया था कि उन्होंने मुझसे बजट के बारे में पूछा। सबसे हॉट टॉपिक होता है, बच्चों को बता देता हूँ, सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक अगर इंटरव्यू में कोई होता है तो बजट होता है। ठीक है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आता है और इंटरव्यू 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में होता है। IBPS PO का या फिर SBI PO का, दोनों में से PO का, ये उसी टाइम का होता है। और वो आप कुछ मत करके जाओ, इंटरव्यू का इसका बजट का क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। तो उन्होंने मुझसे बजट पूछ लिया और सर मैंने बजट का एक एक पॉइंट उनको बताया सर, एक एक पॉइंट। आंकड़े भी पूछे उसमें कुछ सर, डेटा? हाँ सर, वही तो उनको इवन उनको ये चीज मेरे को सर ने बोला आप खड़े हो। तो मैं खड़ा हो गया, मुझे लगा क्या हो गया अचानक से खड़ा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अपना हाथ आगे करो। तो मैंने अपना हाथ ऐसे आगे किया। वो देखना चाहते आंकड़े इतने कैसे याद है, उसने कुछ लिखा है क्या। तो उन्होंने देखा हाथ खाली था, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बैठ जाओ। क्योंकि उन्होंने मुझसे ये पूछा था डिफेंस बजट का एलोकेशन कितना हुआ है। मैंने तुरंत बोल दिया 5.94 लाख करोड़। फिर उन्होंने पूछा अच्छा मिनिस्टर ऑफ रोड का कितना हुआ है, मैंने तुरंत कह दिया कि 2.91 लाख करोड़। उनको समझ में आ गया, प्रिपरेशन अच्छी करके आया। तो उनको ये लगा यार ये एग्जैक्ट डाटा कैसे बोल रहा है। तो उस चीज को उनको थोड़ा अचंभा हुआ, तो उन्होंने खड़ा करके बोला अपना हाथ दिखाओ, कहीं हाथ पे तो नहीं लिख के लाए हो। तो शायद इस चीज से इंप्रेस हुए। तो इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा सर, बहुत एंजॉय किया आपने? हाँ, अच्छी प्रिपरेशन का ही नतीजा था। हाँ सर, इंटरव्यू वो RRB के इंटरव्यू का क्या सीन था सर? ग्रामीण बैंक PO वाला जो इंटरव्यू था सर, ग्रामीण बैंक में इंग्लिश लिया था या हिंदी किया था? इंग्लिश लिया था सर, इंग्लिश ही किया था, क्योंकि इंग्लिश तो आपकी वैसे भी इंग्लिश थी। और जैसे अब आप, अच्छा एक सवाल है, IBPS और RRB जो पेपर होते हैं, जैसे PO का ही ले लें लेवल दोनों में, और क्लर्क लेवल ले लें, आपके हिसाब से क्या कोई ऊपर नीचे है या फिर सेम लेवल का है? सर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेवल का जो फील है वो आपका क्या रहता है? जैसे अगर मेंस की बात करूं, प्री तो ठीक है, लगभग बराबर है। ठीक है, लगभग क्या एक जैसे क्वेश्चन उसमें करा और कोई तरीका नहीं है। प्री तो बराबर वही लेवल रहेगा। मेंस में ना मतलब सर ऐसा हर साल नहीं होता। आपके साल में ऐसा हुआ क्या? हमारे साल में ऐसा हुआ कि RRB PO का कंपैरेटिवली मेंस जो था थोड़ा इजी था। RRB क्लर्क कंपैरेटिवली IBPS से मेंस इजी था, लेकिन हर साल ऐसा नहीं होता है सर। वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट भी कर सकते, पर इन जनरल एक जो मुझे लगता है कि उसके पैटर्न ज्यादा सेट है। RRBs के RRB की कहानी कुछ आप बता रहे थे सर। ग्रामीण बैंक का जब मतलब एक बच्चा जब तैयारी करने जाता है, तो सबसे पहला जो एग्जाम होता है साल का, ठीक है, वो ग्रामीण बैंक क्लर्क का होता है। जैसे इसी साल है शायद 7 या 8 अगस्त को है, ग्रामीण बैंक क्लर्क का है प्री। और उसके बाद ग्रामीण बैंक PO का प्री होता है, फिर क्लर्क का मेंस और PO का मेंस, ऐसा है, ये स्टेप है इनका। IBPS का जो कैलेंडर आता है उसमें यही है, शुरू के यही 4 एग्जाम है। तो RRB क्लर्क का जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो सर मेरा साथ ऐसा हुआ कि जैसे जैसे मेरा एग्जाम क्लियर, मतलब RRB क्लर्क का प्री का रिजल्ट आया, क्लियर हो गया सर, उससे ना मोटिवेशन मिला सर। यार बताओ क्लर्क का प्री क्लियर हो गया, फिर PO का प्री का रिजल्ट आया, वो भी क्लियर हो गया। इससे क्या हुआ ना सर, आने वाले जो एग्जाम्स थे IBPS PO IBPS क्लर्क, उनके लिए ना मोटिवेशन बढ़ा, यार चलो एग्जाम्स तो क्लियर हो रहे हैं, प्री तो क्लियर हो रहा है कम से कम। फिर बहुत बड़ा बूस्ट। क्लर्क का मेंस हुआ सर, मेरे RRB क्लर्क मेंस में 133 मार्क्स थे। तो
मैंने 153 अटेम्प्ट किए थे, तो वो 154, तो वो चीज थोड़ा सा माइंड में रहती है, अरे वाह यार क्या अटेम्प्ट्स थे, ना आउट ऑफ 200 154 अटेम्प्ट एक अच्छा अटेम्प्ट है सर, अच्छा अटेम्प्ट है। और 133 मार्क्स एक अच्छा मार्क्स। अच्छा, अपने मेहनत पे भी कॉन्फिडेंस होता है? बहुत ज्यादा सर। सर कई बार आप एग्जाम देते हैं आपको अपनी मेहनत पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है? बहुत ज्यादा सर, मतलब आप रात में सोने से पहले बस ये सोच के सो रहे हैं कि आज जो पढ़ाई की अच्छी पढ़ाई की, मजा आया। हाँ, मतलब ये अगर आप ये अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो फिर इसका मतलब पढ़ाई का डायरेक्शन सही चल रहा है। हम लोग ऐसा बहुत बार बच्चों को बोलते हैं कि जब आप पढ़ने बैठिए ना, आप अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि आज मैं ऐसे पढ़ूंगा जैसा मैं कभी नहीं पढ़ा। हाँ, ये स्टडी लाइक यू नेवर स्टडीड, है ना, कि कल से बेहतर करूंगा, आज ज्यादा अच्छा पढ़ाई, ज्यादा अच्छा। हाँ सर। तो हर एक स्टेप, ये स्टेप है आपकी प्रिपरेशन का कि आप हर दिन अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की, पुश करने की कोशिश करता था सर। आपने वही किया? यस सर। जैसे स्पीड टेस्ट देते हैं तो उसमें ना एक चीज अच्छा है कि परसेंटाइल आपको बताता है। हाँ। कि आपके इतने परसेंटाइल हैं, इतने परसेंट। तो शुरुआत तो सर मैंने की थी तो मेरे 50-60 परसेंटाइल आते थे, जो कि कुछ नहीं है। हाँ, बहुत बेकार है ना सर। बाद में धीरे धीरे जब एक लेवल आया तो 90 प्लस हो गया, कभी कभी 99 आ जाता था, तो दिल एकदम खुश हो जाता था, टॉप 10 में रैंक आ जाती थी। मैंने कहा अरे यार ये हुई ना बात। तब तो ऐसा लगता था कि यार पीओ में भी अच्छा है हम। हाँ, मतलब सर कोई और है नहीं आपके आसपास, आपके रूम में आप अकेले हो, कोई देख तो नहीं रहा, खुश हो रहा। हाँ, तो खुद ही से मोटिवेशन मिल रहा है ना सर कि ये हो गया, अच्छा है, अपना मार्क्स इतना अच्छा आ रहा है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन छोड़ा आपने? खत्म कर दिया सर। कैसे? बड़ा मुश्किल काम है। हाँ सर। इस एज में, आपकी अभी एज क्या है? सर अभी मेरी 26 एज। 26 है। हाँ सर। 26 यानी तैयारी करते हुए इसी के आसपास 25-26 से पहले की सब कहानी रही होगी? यस सर, सारी कहानी है। तो वो तो एज ऐसी होती है जिसमें तो बड़ा सब जो है सोशल मीडिया ये सब कुछ होता है। कैसे छोड़ा भाई? क्या था दिमाग में ऐसा जिससे एकदम दूर हो गए? अभी जब मैं एक्टिव हुआ हूँ ना सर, वापस मुझे वापस अब जब मैं एक्टिव हुआ हूँ तो मुझे दिख रहा है अरे ये सब भी आ गया मार्केट में। रील्स वगैरह देखता रहता हूँ आजकल, अच्छा ये सब भी आ गया है। तो इन सब चीजों से अनजान था मैं पिछले 2-3 साल से नहीं था सर। सोशल मीडिया से जब एक बार दिमाग में बना लिया था, जैसे लास्ट ईयर की बात बताता हूँ, आईबीपीएस पीओ में सर मैंने बताया आपको, मैंने इंटरव्यू दिया था आईबीपीएस पीओ का, कम रह गया था, 1 नंबर से लगभग कम हो गया था सर। तो मुझे यही महसूस हुआ कि यार, जब घर वालों ने तो बोला कि शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, कुछ और कर लो, जाओ। घर वाले भी इस चीज को थोड़ा समझने लगे कि ठीक है यार, सबकी किस्मत में नहीं होता है, हो सकता है तुम्हारे में नहीं था। और सर मुझे भी महसूस होने लगा था कि यार शायद हो सकता है कि मैं बना ही नहीं इस चीज के लिए। डाउट होने लगा? हाँ, डाउट होने, जब 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था लास्ट ईयर, तो सबसे क्या मोटिवेट किया? वो दोस्त लोग मोटिवेट कर गए क्या? नहीं सर, वो उस टाइम तो दोस्त। अच्छा, दोस्तों की भी कहानी है, आपके अलग अलग तरीके के दोस्त रहे? उस टाइम भी दोस्त चले गए ना सर, फिर तो अपने अपने काम में, सब अपने अपने ऑफिस में बिजी हो गए ना सारे। अब वो मेरे को क्यों टाइम देंगे? वो उनकी बेचारी खुद की लाइफ है, सुबह 9 से शाम को 6 तक खट रहे हैं। लगता था दोस्त सेलेक्ट हो गया और मैं नहीं। ये चीज तो हमेशा से लगती थी। वो मोटिवेट करता था। पॉजिटिवली लिया आपने उसको? हाँ सर, बहुत वो सपोर्टिव भी थे, इसीलिए। तो लास्ट ईयर सर जब मेरा नहीं हुआ, 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, नहीं हुआ, तो घर वाले भी दुखी थे बेचारे, उन्होंने भी बहुत मन्नतें मांगी थी कि हो जाए लड़के का, नहीं हुआ। हम भी बहुत दुखी थे, यही सोच सोच के कि यार बहुत मेहनत किया, नहीं हुआ। कहीं महसूस ये भी हुआ कि हो सकता है शायद हमारी किस्मत में नहीं है, हम नहीं है उस लायक, हम बैंक में। फिर वापस कैसे अपने आप को रीस्टार्ट करना पड़ा? हाँ सर, वो फेज सबसे खतरनाक फेज था, और 15-20 दिन तो कमरे में, अंधेरे कमरे में चुपचाप पड़े रहते थे, यही सोचते थे, क्योंकि ऐसा मेरे साथ ऐसा था कि पेरेंट्स साथ में नहीं रहते मेरे, मैं अकेले ही रहता हूँ। इवन लखनऊ में भी या गोरखपुर में भी मैं अकेले ही रहता हूँ, अपना घर पूरा बड़ा घर है, अकेले ही रहता था उसमें भी। तो मैं पड़ा रहता था, यही सोचता था कि करूँ क्या अब। 15-20 दिन जब कुछ नहीं समझ आया तो लगा कि यार एक आखिरी ट्राई करता हूँ, एक आखिरी ट्राई करता हूँ, हो जाएगा यार, इस बार हो जाएगा, एक आखिरी बार कर ले। हाँ, तो दोबारा से सर प्रिपरेशन शुरू की 20 अप्रैल से, और बैक टू बैक 2 झटके तो तुरंत लगे। एक तो लगा, हाँ, एक तो शुरुआती आरबीआई ग्रेड बी से लगा, जो कि मुझे पता था वैसे भी नहीं होना है, पर एक होता ना सर, एग्जाम देता ही था, 850 रुपए पूरी कोशिश के साथ दिया था, तो उसका प्री 3 नंबर से उसका प्री नहीं निकला था। और दूसरा झटका लगा आईडीबीआई से। भले आईडीबीआई प्राइवेट है, लेकिन सर कहीं ना कहीं हमारे वैकेंसीज भी कम होती है उसमें, हमें तो जॉब चाहिए ना सर, कहीं भी जॉब मिल जाए। नहीं हुआ, तो आईडीबीआई में भी मेरे ख्याल से 7 नंबर कम थे। तो ये 2 झटके तो शुरुआती में लग गए, मई और जून में। फिर तो मैं यही सोच रहा था कि यार
बताओ ये ऐसे पेपर नहीं निकल रहे हैं, एटलीस्ट आईडीबीआई तो क्लियर होना चाहिए था, बाकी नहीं हो रहा, आरबीआई नहीं हो रहा, वो बड़ी बात है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, एटलीस्ट आईडीबीआई तो होना चाहिए था। तो मैं उस चीज से भी सोचता था यार ये क्या हुआ यार, आईडीबीआई नहीं हुआ क्लियर, कम से कम अब क्या होगा आगे, तेरा प्री है, मेंस है, ये कोई क्लियर होगा? फिर खुद ही से बातें करता था सर, मैं थोड़ा पगला सा गया था। तो बात ऐसे ही होता है, जो दीवाने होते हैं ना किसी चीज को हाँ। पाने के, ऐसे ही पागल हो जाते हैं लोग, दूसरे बाहर से देखने वालों को पागल लगता है। हाँ सर, खुद के लिए वो क्या कर रहा होता है वो सिर्फ वही जानता है, वो आप वही जानते चीज है। हैं, समझे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात किया मैंने, मतलब बहुत कुछ। हाँ तो आप कंटिन्यू करें प्लीज। वही सर, आरआरबी क्लर्क का मैंने सर फिर प्री दिया, हाँ, और प्री देने के बाद प्री हुआ, प्री क्लियर हुआ। हाँ तो कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा बहुत ज्यादा, फिर फिर उसके बाद तो जैसे ही एक प्री क्लियर हुआ ना सर, हाँ, बस यही चाहिए था मुझे कि हाँ, एक प्री क्लियर हो, हाँ, क्योंकि मैं जानता था, मेरा दिल जानता था अंदर ही से कि इसका बस एक प्री क्लियर होना चाहिए। हाँ, मेरा एक प्री क्लियर हुआ सर, मैंने बैक टू बैक सारे क्लियर किए, हाँ, सारे प्री क्लियर किए पर सर। मेंस, उसके बाद मेंस में भी आया। मेंस के लिए तो आप ऑलरेडी तैयार थे, क्योंकि आप हाँ उस लेवल सर, की तैयारी कर ही रहे कर थे, रहा था सर। पहले से ही कर रहे थे उस लेवल की उसमें सर मैं बता रहा हूँ, मेंस के लिए मैंने कुछ बताया नहीं अभी तक, जैसे हाँ। प्री के लिए तो मैं मॉक देता था हर हाँ। रोज, मेंस के लिए भी ऐसा नहीं था, मेंस मैंने पूरी तरह छोड़ रखा था। मुझे पता था आज नहीं तो प्री कल के तो, दौरान ही, हाँ, मेंस की आज जरूरत नहीं तो पड़ेगी, कल तो इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ। तो उसके लिए मैंने लोड नहीं लिया मेंस के लिए। मैंने क्या किया, 3 दिन में एक मेंस दिया, मॉक टेस्ट। हाँ, यानी एक हफ्ते में सिर्फ 2 ही मॉक, मेंस का टच बनाए रखा। हाँ, और मतलब कुछ लोग, मैं बताता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि एक बार में मेंस दो, एक बार में पूरा पेपर दो 2.5-3 घंटे का। हाँ, आपने टुकड़ों में दिया सर मैंने आज तक नहीं दिया था। मतलब गलत चीज है ये, नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन अपना अपना अप्रोच है, आपने हाँ, उसमें भी किया। आप देखो आपने क्या किया, समय के पहले हाँ, अवेयर थे आप, समय के पहले आप मेंस को सोच रहे थे हाँ, कि कल को प्री क्लियर करूंगा तो मेंस के लिए अचानक से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन, और वो बहुत ज्यादा उसमें फोर्स की जरूरत भी हो, ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत होगी, तो कम टाइम भी होता है, तो उसमें करना, तो आपकी स्टडी तो दैट वाज वेरी गुड, है ना, वो तो बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही थी। आप अभी भी मान रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ सर, कमी रही है सर। आईबीपीएस पीओ का मैं आपको मार्क्स बताऊं, आईबीपीएस पीओ का मेरा क्वांट में 2 नंबर था, ठीक है, और 2 नंबर के बावजूद आज मैं यहाँ हूँ, मेरा आईबीपीएस पीओ क्लियर है। तो जिसमें कट ऑफ भी 2 ही नंबर थी सर, सेक्शन में कट ऑफ भी 2 ही नंबर थी। क्वांट का मेंस का अच्छा नहीं गया था मेरा, लेकिन हाँ मैंने बाकी जगह लीड बनाई थी। जैसे मैंने रीजनिंग में, करंट अफेयर्स में बच्चों के 7-8 नंबर थे इस साल, मेरे अच्छे नंबर थे सर, मेरे 17-18 नंबर थे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक जगह मैं वीक हूँ ना, तो मुझे दूसरी जगह बाकी बच्चों से आगे करना है। तो फिर मैंने करंट पे भी, मैंने सर होता ना करंट, तो मैंने ऐसे पढ़ता था ना, कोई देखेगा तो बोलेगा यार क्या ही पढ़ रहा है ये करंट। कहते हैं सेल्फ इवेल्युएशन एनालिसिस, वो आपने बहुत अच्छी अपने बारे में करी, अपनी प्रिपरेशन के बारे में अच्छी एनालिसिस, अच्छा इवेल्युएशन किया, तो आप स्ट्रेटेजी भी बेहतर बना पाए, और ये उसी का नतीजा है कि आप सक्सेसफुल हुए। जड़ है ये लोगों की, बच्चे को आज यही नहीं समझ में आता है कि हम, पहली बात आपको अपनी कमी देखने का तरीका ही नहीं समझ में आता है। आप जब तक अपनी कमियों को नहीं देखेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप क्या करेंगे। बहुत अच्छा लगा, मतलब कितने एग्जाम हो गए लगभग क्लियर हुए, मान लेते हैं, मन ही नहीं कर रहा है बात खत्म करें, लेकिन अब चूंकि लंबा समय हो गया है, आप लोगों के भी कोई सवाल होंगे तो जरूर पूछिएगा। खैर आप बताइए सर, मतलब कितने, क्या चीज, कितना समय हो गया, कितने एग्जाम्स आपने निकाल लिया इतने समय में, फाइनल कन्वर्जन कितनी जॉब आपके हाथ में आई? 4 आई ना? 4 आई, बहुत बढ़िया। इसमें से 2 क्लर्क थी? हाँ, 2 क्लर्क थी, 2 पीओ थी। तो मैं एट द एंड जो आईबीपीएस पीओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसको ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी आप किस सिटी में जा रहे हैं? 1 अगस्त से ट्रेनिंग है भोपाल में, सीबीओटीसी भोपाल में हमारा ट्रेनिंग है 1 अगस्त से। बहुत ज्यादा, मतलब लिटरली आई एंजॉयड दिस सेशन, दिस इंटरव्यू कन्वर्सेशन विद बैजनाथ, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। तुमने अचीव किया है, मैं फील कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। और द डे यू पीपल विल स्टार्ट फीलिंग ना, सक्सेस की जो फीलिंग होती है ना, वो पहले से, जैसे ये कहते थे कि कमरे में बंद रहते थे, मुझे अच्छा लगता था, मजा आता था, हर एक छोटे पड़ाव पे आपने एंजॉय किया है। लाइक द डे यू गेव 5 और 10 और 11 और 13, 14, 15 व्हाटएवर मॉक टेस्ट इन अ डे, आपने उसको भी सेलिब्रेट किया, यू एंजॉयड, है ना? बता, मॉक फेस्टिवल, आपको मजा आया? मॉक फेस्टिवल मैं खुद मनाता था, टारगेट बना रहे, किसी ने आइडिया थोड़ी दिया कि मॉक फेस्टिवल मनाओ, मैं खुद ही मना रहा हूँ मॉक फेस्टिवल। ये है जड़, ये है तरीका सिलेक्शन का। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग आप देख रहे हैं,
सिंसियरिटी अपनी प्रिपरेशन को लेकर इसी को कहते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं होती उसमें, आप एक बंद कमरे में करते हैं वो काम, अपने लिए कर रहे होते हैं। एंड देन फाइनली योर रिजल्ट स्पीक लाउड एंड क्लियर, वो सब कुछ बोलता है। उम्मीद कर रहे हैं कि सर एट द एंड एक चीज मैं बोलूंगा कि हम जब बड़े शहरों में आते हैं तो हमारे पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो उनको कभी नहीं भूलना है सर। मैं एक बात आपको इनकी बहुत अच्छी बताता हूँ। इन्होंने कहा मुझसे कि मेरे पिताजी लोगों को बहुत कुछ नहीं मिलता तो वो और बहुत कुछ कर लेते। हाँ सर, मुझे बहुत मिला है ना, अभी भी कमी फील करते हैं, वो उस चीज को फील करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी प्रिपरेशन में भी हर जगह पे फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होती है सर, वही सर। अभी मेरा कैरेक्टर 3 साल पहले कैसा था और आज आपके सामने कैसे बैठा। हाँ, एक तो आपने बता ही दिया कि एकदम दुबले पतले ये थे, क्रिकेटर थे जैसा इन्होंने बताया भी, है ना। और पर्सनालिटी वाइज जो इम्प्रूवमेंट हो जाता है जब आप स्टडी करते हैं ना, तो आप बहुत मेंटली ब्रॉड होते हैं, बहुत ब्रॉड होते हैं, बात करने का तरीका बदल जाता है, चूंकि एनालिसिस स्ट्रांग हो जाती है ना। आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, मतलब उस पोजीशन में आप होते हो कि आप चीजों को बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो जब आपके दिमाग में सब कुछ बहुत फास्ट और सब एनालिसिस कैलकुलेशन अच्छा चलता है, जब आप बोलते हो तो वो रिफ्लेक्ट होता है, साउंड होता है। अभी तो सर मैं बता रहा हूँ, अब बाहर की बात बताता हूँ। हाँ, जब से सिलेक्शन हुआ है, हाँ, घर वाले इतना खुश है सर। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, मैंने वो बात बताई नहीं आपको। IBPS PO का 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था, और संयोग से इस बार ऐसा हुआ कि मैं मम्मी के साथ था। मम्मी गोरखपुर आई हुई थी, तो 9, सवा 9 बजे के आसपास रिजल्ट आया। रात के टाइम में? नहीं सर, दिन में, मॉर्निंग में। सुबह 9 बजे आता है अपना RRB PO का भी, क्लर्क का भी, IBPS PO IBPS सब सवा 9 बजे तक रिजल्ट आ जाता है। सुबह सुबह 1 तारीख को आया था। और रिजल्ट आया, और जैसे ही रिजल्ट आया, मैंने सिर्फ शुरू के 4 शब्द पढ़े थे। पिछले साल आया था तो लिखा था थैंक यू फॉर इसमें आने के लिए, हाँ, अपेयरिंग इन द एग्जाम। इस साल पढ़ा वी आर ग्लैड, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, बस इतना पढ़ा सर। मैंने नहीं पढ़ा कौन सा बैंक मिला है, कौन सा बैंक क्या है। मैं तुरंत चेयर से कूद के मम्मी के पास गया, और दोनों माँ बेटे रो रहे बैठ के पूरा घर में कि तो मम्मी ने बोला कौन सा बैंक मिला। मैंने कहा वो तो देखा नहीं। यार अच्छा जाओ देख के आओ। तो फिर मैंने देखा, फाइनली उसमें नीचे लिखा था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने तुरंत क्या किया, तुरंत पापा को फ़ोन किया। पापा मुंबई में थे, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा पापा PO क्लियर हो गया। पापा ने तुरंत फ़ोन काट दिया। उन्होंने ना पूछा मुझसे कि कौन सा बैंक मिला, कितने मार्क्स आए, कितना कट ऑफ गया, कुछ नहीं पूछा सर। मेरी बहन वहाँ पे थी, वो कह रही थी कि भैया वीडियो बनाना चाहिए था पापा का। मैंने कहा बनाती, कह रही नहीं, बना नहीं पाई। पापा इतना खुश, इतना खुश कि मतलब वो ये सोच रहे थे कि, मेरी बहन बता रही थी कि पापा तुरंत कपड़ा पहन के तुरंत नीचे गए, मिठाई लेके आए। उस टाइम सुबह 9:30 बजे तुरंत गए, मिठाई लेके आए। वो इतना खुश थे। फिर उस दिन महसूस हुआ कि यार जो बाप इतना मारता पीटता था इतना सब कुछ किया उन्होंने, आज वो हमारे सक्सेस की वजह से इतना खुश हैं, कि इतना खुश हैं कि उनको आज दिख ही नहीं रहा कुछ भी। शाम को उन्होंने पूछा कि कौन सा बैंक मिला, अच्छा आप बता कौन सा बैंक मिला, कौन सा नहीं मिला। तो मैंने बताया सेंट्रल बैंक मिला। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा बैंक है ये, बढ़िया बैंक है, अच्छा है, ये है वो है। तो फिर उन्होंने समझाने लगे कि अब ऑफिसर बन गए हो, तब ऑफिसर जैसा रहना शुरू करो, थोड़ा हेल्थ ठीक करो। तो बस उसी दिन से लगा हुआ करोगे ना तुम? हाँ सर, हेल्थ में लगा हुआ हूँ। चलो बहुत बढ़िया। माँ बाप बहुत खुश होते हैं सर। बड़ा वेल विशर आपका कोई नहीं हो सकता। एक वक्त में हो सकता है वो आपको डांट लगा रहे हो, आपको उनकी बातें बुरी लग रही हो। दूसरे वक्त में जब आप सफल होते हैं तब आपको उस चीज का एहसास हो जाता है। बहुत ज्यादा सर। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे प्यारे बच्चों को फाइनली? मतलब तो बहुत अच्छा लगा मुझे कन्वर्सेशन में। अब आप इससे बोलूंगा, जो बच्चे देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मंत्र, क्या टारगेट करें, कैसे करें? वैसे तो स्टोरी से आपके तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, पर फिर भी आपकी तरफ से क्या है? सर मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा जी, कि हार नहीं मानना है आप लोग को। कभी भी कभी हार नहीं मानना है। आप अनसक्सेसफुल, मैं था ना 2 साल हुआ अनसक्सेसफुल, प्री भी नहीं निकला मेरा। लेकिन वही चीज थी, अगर छोड़ देता तो फिर आज आपके सामने थोड़ी बैठा रहता। तो वो चीज नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी, बस करता रहा, पढ़ता रहा, मॉक लगाता रहा, अच्छे से एनालिसिस करता रहा, मॉक टेस्ट देता रहा,
देखता रहा कि कहाँ पे क्या कमी है, क्या गिरने पे हारने पे ये महसूस नहीं किए, ये सोचने लगे कि कमी क्या रही। हाँ, कुछ लोग जैसे अपने ही साथ के बच्चे होते हैं, वो लोग बेचारे जब नहीं सिलेक्शन होता है तो परेशान होते हैं। इसकी बजाय आपने ये सोचा कि कमी कहाँ रही। हाँ, मैं खुद से बोलता था, अरे यार कमी कहाँ है, कमी कहाँ है। मैं ये सेंटेंस मेरा वो हो गया था, कमी कहाँ है। और जबकि नॉर्मल बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा परेशान हो जाते, थक जाते हैं, परिवार का प्रेशर आने लगता है उनके ऊपर। प्रेशर हमारे पे भी था सर, लेकिन वही चीज थी, थोड़ा सा उस चीज को साइड में रख के ये खुद सोचा कि कमी कहाँ आई। एक बार जब प्री क्लियर होने लगता है, आप घर को बताते हो कि पापा प्री क्लियर हो गया, तो खुद पूछते हैं, अच्छा पैसा भेज दूं? तो मन में आता है, पैसा क्यों चाहिए, पैसा बाद में चाहिए ना, इंटरव्यू के टाइम पे जब कपड़ा उपड़ा लेना होगा, अभी नहीं चाहिए। जब आप मेंस क्लियर करोगे तो बोलेंगे पैसा भेज दूं? नहीं अभी नहीं चाहिए। इवन मेरे पापा तो इतने अच्छे थे, उन्होंने ये तक बोल रखा था कि क्लरिकल मेंस क्लियर करेगा तो 15,000 रुपए दूंगा और पीओ फाइनल क्लियर करेगा। तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं था? नहीं, ऐसे नहीं, वो मिले भी नहीं सर अभी तक। तो बड़ा टारगेट था। तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसा रिवॉर्ड रखा था, तो उस हिसाब से तो काफी अच्छे पैसे हो गए थे मेरे पास। लेकिन वो मिला, तुम्हें इतना प्यार मिल गया। और हाँ, प्यार मिल गया, वही बहुत कुछ है सर। सिलेक्शन हो गया, सब कुछ वहीं खत्म हो गया। चलिए, तो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आपके साथ, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही कि आप लोग भी इतनी ही सिंसियरिटी के साथ, या इससे बेहतर जो भी आप कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, तो फिर जब आप अपने लिए कर लेंगे तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे इस देश के लिए भी। ऑफ कोर्स ही बात है, आप सर्विस देंगे तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे। उम्मीद करता हूं आप खुश रहेंगे, ख्याल रखेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ते लिखते रहेंगे, और ईश्वर करे कि जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप भी थैंक यू आप बोल रहे हैं आप लोगों को इन कन्वर्सेशन को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट डे।